नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार ग्रहण करने डीजीपी मुख्यालय पहुंचे हैं आरके विश्वकर्मा। आपको बता दें 1988 बैच के आईपीएस हैं आरके विश्वकर्मा। आईपीएस राजकुमार विश्वकर्मा होंगे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी। आपको बता दें कि डीजीपी डीएस चौहान आज रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर कार्यवाहक डीजीपी बने हैं आरके विश्वकर्मा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। वर्तमान में डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड के पद पर तैनात हैं आरके विश्वकर्मा। इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 1988 बैच के आईपीएस हैं आरके विश्वकर्मा। आपको बता दें आईपीएस आरके विश्वकर्मा मई 2023 में रिटायर होंगे, यानी कि सिर्फ 1 महीने का वक्त है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं आरके विश्वकर्मा और फिलहाल मुकुल गोयल के बाद दूसरे सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं आरके विश्वकर्मा। मई 2023 में वो रिटायर होंगे। फिलहाल कार्यवाहक की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आरके विश्वकर्मा पद संभालने के लिए पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कृतिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरके विश्वकर्मा सुबह से ही डीजीपी मुख्यालय में मौजूद हैं, क्योंकि ईओडब्ल्यू में वो तैनात हैं वर्तमान समय में, और जिसका दफ्तर भी सिग्नेचर बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर मौजूद है। कहीं ना कहीं सुबह से ही वो मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले भी हमने आरके विश्वकर्मा से मुलाकात की है, उनसे कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में बातचीत भी की। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कोई उनके पास आदेश ऐसा नहीं आया है। जिस आदेश आने के बाद ही उनको बताया जाएगा कि कार्यभार कब ग्रहण करना है। हालांकि अगर हम आरके विश्वकर्मा की बात करें तो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनसे सीनियर उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही आईपीएस अधिकारी इस समय मौजूद हैं, जिनका नाम मुकुल गोयल है। मुकुल गोयल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में ही वो तैनात हैं। उसके अलावा जिस तरीके से तमाम नामों की चर्चा चल रही थी, अब से कुछ देर बाद जो है कार्यवाहक डीजीपी के पद के तौर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे डीएस चौहान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वो कार्यवाहक डीजीपी है उत्तर प्रदेश पुलिस में। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब से कुछ देर बाद जब कार्यभार ग्रहण करेंगे उसके बाद और तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम आरके विश्वकर्मा की बात करें तो मई 2023 में उनका रिटायरमेंट भी है, यानी कि कहा जा सकता है कि 1 माह का समय उनके पास बचा है। 1 माह के लिए वो कार्यवाहक डीजीपी पद पर तैनात रहेंगे। उसके अलावा क्या केंद्र सरकार की तरफ से उनका जो कार्यवाहक का समय काल रहेगा उसको बढ़ाया जाता है, या फिर जिस तरीके से डीएस चौहान के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि 31 मार्च से पहले उनका जो कार्यकाल है उसको विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि वो कयास पूरी तरीके से बेकार निकल गए और आज उनका रिटायरमेंट है। कहीं ना कहीं अभी आधे घंटे पहले ही हमने आरके विश्वकर्मा जी से मुलाकात की। उनका कहना है कि इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उनको कार्यवाहक डीजीपी की कमान दी जा सकती है, लेकिन अभी कोई आदेश उन तक नहीं आया, पुलिस मुख्यालय तक नहीं आया है। जब तक आदेश नहीं आता तब तक वो कुछ भी बोलने के लिए जो है अभी अनुबंधित नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे आज के कार्यक्रम को देखें, जिस तरीके से लगातार जो है शासन स्तर पे कहा जा रहा था कि कई नामों पर चर्चा की जा रही थी, चाहे वो डीजीपी विजिलेंस हो एसएन साबित, उनका भी नाम चर्चा में था, आनंद कुमार जी का नाम चर्चा में था, आरके विश्वकर्मा जी का नाम था, और भी तमाम नाम थे जो सीनियर आईपीएस है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन तमाम नामों पर विराम लगते हुए एक नाम निकलकर सामने आया है आरके विश्वकर्मा का, जो 1988 बैच के हैं और जौनपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अलग अलग जनपदों में अलग अलग पदों पर रहकर उन्होंने बेहतर कार्य किया, जिसका नतीजा है कि आज उनका नाम सबसे पहले आया है और कार्यवाहक डीजीपी के पद की कमान उनको अब से कुछ देर बाद सौंपी जा सकती है। अब देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद जब कमान सौंपी जाएगी, जब तक शासनादेश नहीं पुलिस मुख्यालय पहुंचता है तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। हालांकि तैयारियां मुख्यालय की अगर हम बात करें, मैं इस समय पुलिस मुख्यालय में ही मौजूद हूँ, तैयारियां पूरी है कि जो नए डीजीपी की कमान संभालने वाले हैं उनको कार्यभार सौंपा जाएगा। उस तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार शासनादेश का हो रहा है कि शासनादेश जैसे ही पुलिस मुख्यालय को मिलता है या जो कार्यभार ग्रहण करने वाले डीजीपी है उनको मिलता है, उसके बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी रणनीति बताएंगे कि कैसे वो उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का, उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो उन तमाम चीजों पर अब से कुछ देर बाद जब बात होगी और जब कार्यभार ग्रहण हो जाएगा उसके बाद और भी तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त
कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आरके विश्वकर्मा इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अशरफ को लेने के लिए बरेली जेल पहुंची है इस वक्त प्रयागराज पुलिस। अब से कुछ ही देर में बरेली से प्रयागराज के लिए यूपी पुलिस रवाना होगी। कल अशरफ की सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पुलिस कराएगी और जुडिशियल रिमांड मंजूर होते ही कस्टडी पुलिस कहीं ना कहीं मांगेगी। 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांग सकती है पुलिस। तो एक बार फिर से बरेली से प्रयागराज लाया जाएगा आज अशरफ को और कल उसकी सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। और पेशी पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अशरफ की रिमांड मांग सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। जुडिशियल रिमांड मंजूर होते ही पुलिस कस्टडी मांगेगी। 14 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस मांग सकती है। तो फिलहाल उसे कोर्ट में पेश होने के लिए कल प्रयागराज लाया जाएगा। आज प्रयागराज लाया जा रहा है और कल उसकी कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें मर्डर केस जो पूरा हत्याकांड जो सामने आया था उसमें कहीं ना कहीं अशरफ का भी नाम सामने आया कि अशरफ ने पूरा इसमें भूमिका निभाई, जेल के अंदर बैठ के ही पूरी प्लानिंग करी, पूरी साजिश रची। तो कल सीजेएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। सीजेएम कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पुलिस कराएगी और उसका दिन 14 दिन की रिमांड मांगती हुई पुलिस नजर आएगी। वहीं चित्रकूट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई। मासूम बेटे का शव गोद में लेकर पीएम हाउस पहुंचा है एक पिता। शव वहां ना मिलने पर पिता गोद में लेकर शव को लेकर पहुंचा है और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है एक पिता अपने बच्चे की शव को लेकर हाथों में, क्योंकि कोई भी एम्बुलेंस वहां से नहीं दी गई, मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद में एक पिता अपने बच्चे के शव को हाथ में लेकर के ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है। चित्रकूट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिस तरीके से ये पोल खुली है वो आपके सामने है। क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चित्रकूट के अंदर, अधिक जानकारी के साथ सोहन लाल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सोहन लाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दूं ये पूरा मामला चित्रकूट का है, जहाँ ये रायपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर उन्नाव जिले से ये लोग यहाँ चित्रकूट आए थे। रास्ते पर बालक को जो है शौच लगी, जिसको लेकर के इन्होंने शौच के लिए बालक को नीचे उतारा। बालक किसी अज्ञात वाहन की चपेट पर आ गया। घायल अवस्था में परिजन उसको जो है जब स्वास्थ्य विभाग के सीयूजी नंबरों पर जो है फोन से गाड़ी की मदद की, लेकिन गाड़ी वहां पर हम एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, तो उसके परिजन जो है एक प्राइवेट वाहन पर लेकर के गोद पर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को देख करके मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस ले गए, जहां पर पीएम होने के बाद बच्चे के जो है परिजन काफी कमजोर स्थिति, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, जिसको लेकर के उन्होंने प्रशासन से जो है सरकारी एम्बुलेंस 100 वाहन की भी मांग की थी, लेकिन उनको 100 वाहन नहीं मिला है। तो इसको लेकर के जब फिर ये काफी देर से खबरें चली, लेकिन जिला प्रशासन जो है स्वास्थ्य विभाग एक भी जो है परिजनों की नहीं सुनी और कोई भी उनको व्यवस्था नहीं दी है गाड़ी 100 ले जाने के लिए। क्या प्रशासन के किसी अधिकारी से बातचीत हुई कि आखिर क्यों शव वाहन मुहैया नहीं कराया गया पिता को? जी, आपको बता दूं जब इस मामले में सीएमएस और सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बात जो है कही कि जो है सिर्फ 100 वाहन जिले के अंदर ही जाएगा, जिले से बाहर नहीं जाएगा। परिजन जो है जिलाधिकारी से भी बात की, सीएमओ से बात की, लेकिन उनको किसी तरह की मदद नहीं की गई है। सिर्फ उनको पीएम होने के बाद जो है फिर वह अपने प्राइवेट वाहन से किसी तरह जो है अपने उन्नाव जिले ले गए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सोहन। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? बस उससे बोलेरो से। नहीं तो ये कहाँ से आ रहे हैं अभी आप इसको लेके?
यहाँ से थाने से। कौन से थाने से? थाना हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो नहीं मिला? क्या कह रहे थे एम्बुलेंस के लिए? एम्बुलेंस पहले वहाँ जिला अस्पताल ले गया था। हाँ, वहाँ से फिर नहीं, ये हम अपनी बस से लाए हैं। अपनी बस से लाए? हाँ। एम्बुलेंस के लिए क्या कहे हैं? अब ये लोग बोले कि वो नहीं ले जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा अमृतलाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नाव और तो यहाँ किस लिए आए थे? टूर यात्रा करने आए थे। अच्छा, तो कितने साल की बेटी है बेटा? बेटा है। क्या नाम है? इसका नाम है शुभम। कितने साल का है? ये है 7 साल का। तो अपने 7 साल के बच्चे को गोद में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस एक पिता पहुंचा है, लेकिन जिला प्रशासन की क्या तैयारी? स्वास्थ्य विभाग की जो इतनी बातें कही जाती हैं, उन सब बातों की पोल खोलता हुआ ये वीडियो सामने आए। शव वाहन नहीं दिया गया एक पिता को, जिसकी वजह से, क्योंकि पिता आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था, तो इस वजह से वो कोई वाहन खुद भी उपलब्ध नहीं करा पाया। तो अपने 7 साल के बच्चे का शव हाथ में लेकर के ही पोस्टमार्टम हाउस ये पिता पहुंचा है। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जब वो अपने बच्चे के 7 साल के बच्चे के शव को हाथ में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा हो। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की जो दावे हैं, जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, वो दावे तमाम फेल होते हुए नजर आए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनकी पूरी पोल खुलती हुई चित्रकूट में नजर आ रही है इस वीडियो के जरिए। आखिर पिता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। नहीं, ये हम अपनी बस से लाए हैं। अपनी बस से लाए? हाँ। एम्बुलेंस के लिए क्या कहे हैं? अब ये लोग बोले कि वो नहीं ले जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा अमृतलाल नाम है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बिना सूचना बलरामपुर अस्पताल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अस्पताल में मौजूद मरीजों से मुलाकात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। मरीजों और तीमारदारों से मिलकर उनका हालचाल जानते हुए नजर आए हैं। अचानक डिप्टी सीएम को देखकर डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया। अस्पताल में गंदगी मिलने पर डिप्टी सीएम ने फटकार भी सभी प्रशासन को लगाई है। पंजीकरण कक्ष से लेकर इमरजेंसी तक अचानक निरीक्षण करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अक्सर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस तरीके से अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, और जो भी डॉक्टर उस वक्त वहां पर नहीं मिलता है, उसकी अटेंडेंस प्रेजेंट होने के बाद भी अगर वो डॉक्टर वहां पर नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देते हैं। पूरा निरीक्षण करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, किस तरीके से सफाई व्यवस्था है वहां पर, किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो इस दौरान एक बार फिर से औचक निरीक्षण करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए हैं, और अचानक से डिप्टी सीएम को देख करके डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल में गंदगी मिलने पर डिप्टी सीएम ने फटकार भी लगाई है। अधिक जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे, और बलरामपुर हॉस्पिटल उन्होंने अचानक से छापा मारा। उन्होंने जाकर देखा कि किस तरीके से अस्पताल में गंदगी है, फैली हुई है, और गंदगी को लेकर उन्होंने फटकार लगाई। पंजीकरण विभाग से लेकर जो इमरजेंसी है वहां तक तो ब्रजेश पाठक गए, और उन्होंने जाके पूरे हॉस्पिटल का जायजा लिया। जो मरीज वहां पर भर्ती थे, उन मरीजों से, तीमारदारों से मिलकर पाठक जी ने हालचाल लिया उससे। और अचानक डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों जो वो वहाँ पहुंचे, तो डॉक्टरों में काफी हड़कंप मच गया जिस तरीके से वहाँ पे इलाज चल रहा है, और जो गंदगी थी जी, और गंदगी को लेके उन्होंने फटकार लगाई है। बाकी पंजीकरण जो रूम है वहां पर गए, इमरजेंसी में गए, सब जगह पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, और साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की, और खास करके उन्होंने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जो दी है उसके बारे में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोरोना जो है फैल रहा है, उसको लेकर अस्पताल में किस तरीके से गाइडलाइंस का फॉलो करना है, किस तरीके से जो वेंटिलेटर है उनको बढ़ाना है, स्टाफ बढ़ाना है, सबको लेकर। और अभी तक देखने को मिलता है ब्रजेश पाठक कभी सिविल हॉस्पिटल पहुंचा और आज अचानक बलरामपुर हॉस्पिटल जाने से हड़कंप मच गया और सभी लोगों को। ठीक है, शुक्रिया स्कंदिता तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं कानपुर के बांस मंडी में अग्निकांड का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जायजा लिया, और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामजी शर्मा ने।
ये बड़ी घटना है और इसमें लगभग 600-700 दुकानें जल करके खाक हुई हैं। अभी धुआं निकल रहा है, कपड़े की आग है, बुझा ली गई लेकिन धुआं निकल रहा है। धुआं जब पूरी तरह से शांत होगा, हमारे अधिकारी कर्मचारी मौके पर लगे हुए हैं, फिर एक एक दुकान खोल करके वास्तविक क्षति का आकलन करा के हमारी पूरी सरकार पीड़ित व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम इनकी मदद करेंगे, उसका अभी तलाश करेंगे धुआं समाप्त होने के। ये तो विजय पाठक जो डिप्टी सीएम विनोद साहब को बताया, वो उन व्यापारियों के साथ में है और उनकी जो भी क्षति हुई है उसको आकलन करके उस क्षति को पूरा किया जाएगा। इसको लेकर के और जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है और लगातार इसी को लेकर उन्होंने विजय पाठक को यहाँ पर भेजा था और उन्होंने साफ कर दिया कि वो पूरी तरीके से जो भी उनकी समस्याओं का दूर कर उनकी क्षति को पूर्ण किया जाएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजीत शर्मा। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही हैं। न्यूज वन इंडिया की खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सभी सीटों पर कमल खिलेगा और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, बहुत लंबा इंतजार हुआ, विपक्ष द्वारा काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, अब निकाय चुनाव की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। चयन, अब प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के ऊपर आ गई जिम्मेदारी, सारा दामोदर आपके ऊपर आता है, कैसे दिखते हैं? चुनाव सरकार की मंशा निश्चित समय अवधि में चुनाव कराने की थी, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के कारण माननीय न्यायालय की शरण में चले गए और अब माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं। आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है, अवधारणा प्रकाशित हुई, उस पर आपत्ति का समय है और आपत्ति के बाद फाइनल सूची जारी हो जाएगी और जैसे फाइनल सूची जारी होगी हम लोग अपना संगठन का जो भी प्रक्रिया है हमारे प्रत्याशी चयन की उसे आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके हम अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, वार्डों में भी और सभापतियों के लिए भी, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मेयर्स के लिए हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। हम लोगों की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में नगर ये क्षेत्र में या हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम नगर निकाय में हुए हैं उन सब कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी, क्योंकि देखा गया है कि चेयरमैन और बीजेपी का जो मेयर है सत्ताओं आपके, उसकी क्या चयन प्रक्रिया लखनऊ से होगी? जो क्षेत्रीय नगर पालिका के अध्यक्ष और वार्ड के हैं उनकी क्या क्षेत्रीय उसमें दी गई? अब तक जो प्रक्रिया रही है उसमें जिले की जो व्यवस्था है, जिले के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोग हैं, वो आपस में बातचीत करके एक पैनल बना के क्षेत्र को भेज देंगे और क्षेत्र से केंद्र यहाँ राज्य में आ जाएगा। तो पहले में जैसे नगर पंचायतों के वार्डों के हैं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के सभासद हैं, ये क्षेत्र से ही तय हो जाएंगे और बाकी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर निगमों के सभासद और मेयर का यहाँ मुख्यालय से होगा। लेकिन हम लोग आपस में मिल बैठकर एक सामूहिक प्रक्रिया है हमारे विचार विमर्श की, नीतिगत नहीं, उसी आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे। अध्यक्ष जी, देखा गया ओबीसी को लेके समाजवादी पार्टी लगातार आप लोग तंज करती थी, अब ओबीसी आयोग का आप लोग के पास आ चुका है, अधिसूचना भी आप लोग सूची, आरक्षण की जारी हो चुकी सूची, अब कैसे जवाब देंगे? और एक चीज सबसे अहम देखी गई, चाहे बहुजन समाज पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, बूथ लेवल आप लोगों ने शुरू किया था, अमित शाह जी ने यहाँ पे जब आए थे उत्तर प्रदेश में नारा देता अपना बूथ सबसे, अब सब बूथ स्पष्ट राजनीतिकरण करेंगे जाते दिख रहे हैं। नहीं, हमारे एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, बहुत बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की एक विचार से जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही हैं जनता के बीच में। हमारे संगठन के काम हो, हमारे सेवा के चाहे काम हो, चाहे हमारी सरकार से जुड़े विषय हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में है, चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, हमारे सेक्टर की कमेटी हो, हमारे मंडल की कमेटी हो, लगातार संगठन का स्ट्रक्चर है हमारा, प्रभावी है और हम जनता के बीच में है अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से। तो अब की बार फिर से एक बार पूरी संपूर्ण कमल निकाय के साथ, सही फाइल के साथ लोकसभा की तरफ बढ़ते नजर आएंगे? हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, बताते हमारी पूरी तैयारी है, हम जनता के बीच में जनता के लिए गए हुए कामों को, मोदी से और योगी डबल इंजन सरकार के कामों को लेके जाएंगे। पर यकीन है 2014 से लेकर 2022 तक जहां जनता ने हमें स्वीकारा था, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के निकाय और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
निकाय चुनाव, विधायकों की नितिन गडकरी से मुलाकात समेत प्रदेश में बढ़ते टोल टैक्स और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने आरएलडी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सड़कों पर अब चलना महंगा हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हैं। सर, टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। महंगाई की मार पहले से भी जनता झेल रही है अन्य चीजों में, अब टोल टैक्स भी महंगा होने जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जन सुविधाएं हैं और जब ये महंगी होती हैं उसका प्रभाव हर वर्ग पर पड़ता है। बड़े अमीर लोग, बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग तो इन चीज़ों को दे सकते हैं, लेकिन जिनको नौकरी के लिए, पेशे के लिए, व्यापार के लिए रोज़ आना जाना है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में यही काम ज़्यादातर घरों में रह गया है, तो इस काम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोग दिल्ली आते हैं, बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं। ले लेते हैं सर उसमें। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब चलना महंगा हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हैं। सर, टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। महंगाई की मार पहले से भी जनता झेल रही है अन्य चीजों में, अब टोल टैक्स भी महंगा होने जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? में रह गया है, तो इस काम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोग दिल्ली आते हैं, बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। किसान अपनी फसल को लेकर उन्हीं रास्तों पे चलता है, तो जब टोल बढ़ता है तो निश्चित सभी पे एक खराब प्रभाव असर जाता है। सर, टोल की बात कर रहे हैं तो अभी आपकी हाल ही में मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से हुई है। किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई शामली जो बाईपास एरिया है, मुजफ्फरनगर का जो इलाका, उसमें लग रहा है डिज़ाइन की कुछ शिकायतें आई हैं कि जिस तरह से इंटरचेंज होना चाहिए था वो नहीं। और इसी बीच चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से आरके विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार ने आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए। 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं आरके विश्वकर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार ने आधिकारिक निर्देश इसके लिए जारी कर दिया और अब से कुछ ही देर में आरके विश्वकर्मा आधिकारिक तौर पर भी कार्यभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। 1988 बैच का आईपीएस अफसर हैं आरके विश्वकर्मा। आईपीएस आरके विश्वकर्मा मई 2023 में रिटायर होंगे, यानी कि उनके पास काम करने के लिए सिर्फ 2 ही महीने हैं। तो फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उनको अब ये नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करेंगे आरके विश्वकर्मा। कुछ ही देर में कार्यभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। यूपी सरकार ने आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, न्यूज़ वन इंडिया पहले ही बता रहा था कि आरके विश्वकर्मा जो कि इस समय डीजी के पद पर तैनात हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दे दिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो गई है और अब से थोड़ी देर बाद आरके विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अपना कार्यभार आधिकारिक तौर पर ग्रहण कर लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान वो भी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे, उनका आज रिटायरमेंट हो गया, जिसके बाद आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है। क्योंकि 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं, साथ ही साथ एक लंबा कार्यानुभव उनका है। हालांकि 2 महीने ही उनकी सेवा में बचे हैं और उससे पहले ही कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर वो कार्यभार देखेंगे जब तक कि स्थायी डीजीपी की तैनाती नहीं हो जाती। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।